दिस इज़ एपिसोड नंबर 3 ऑफ सीपीसी। और पिछले एपिसोड में हमने सीपीसी का पूरा एक ओवरव्यू देखा था इन 2 एपिसोड्स। और इस एपिसोड में मैं सीपीसी को थोड़ा और ज़्यादा आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, कब आया, कैसे आया, कितने सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, मतलब थोड़ा सा उसका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग और इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी में क्या रिलेशनशिप है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंट्स को हमने किस तरीके से सीपीसी में हमने इनकलकेट किया है, और प्रोसीजर कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा या उसमें थोड़ा हम लीनियंट व्यू भी ले सकते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी ले सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ हमें समझनी है, सीपीसी फोर्स में कब आया। तो ये तारीख आप याद कर लीजिए, 1 जनवरी 1909। बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जनवरी 1909 को सीपीसी फोर्स में आया है। लेकिन साथ ही हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, एक्ट कब का है। देखिए, एक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का। सो दिस इज द डिफरेंस। यहां पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक्ट was legislated in 1908 but it came into force on 1st of January 1909। ठीक है, एक और प्रीलिम्स की क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, इसको एक्ट 5 बोलते हैं, 1908 का एक्ट 5। ठीक है, तो ये सीधा आपसे प्रीलिम्स में एज अ फैक्चुअल चीज पूछ सकते हैं, एक्ट 5। ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए एक साल में जो एक्ट बनते हैं उनको नंबर दे देते हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। तो दिस वाज एक्ट 5 ऑफ 1908। तो आई होप दिस इज क्लियर कि 1908 में इट वाज लेजिस्लेटेड बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1909, 1 जनवरी 1909 को ये आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या हुआ, इसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है जी, 1908। अब इसके एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर हम बात करें सिविल, सिविल क्या होता है? सिविल का मतलब है कि ये जो कोड है, ये जो लॉ है, वो सिविल लीगल राइट्स से डील करेगा। सिविल राइट्स, सिविल लीगल राइट्स। तो अब सवाल उठता है कि भैया सिविल लीगल राइट्स क्या होते हैं? तो अगर इसका जवाब हमें ढूंढना है तो हम जाते हैं ब्लैक्स डिक्शनरी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार कोट किया। और ब्लैक डिक्शनरी कहता है हर वो राइट, मैं आपको एक बार पढ़ के ही सुना देता हूं ताकि कोई इसमें ऊपर नीचे ना हो डेफिनेशन। I'll just read it out for you. Just a second. Okay. Yeah, it is rights which are sought by civil action as compared to criminal action. Rights which are sought by civil action, मतलब सिविल एक्शन लेके जो राइट इंप्लीमेंट की जाएंगी उनको हम सिविल लीगल राइट्स बोल रहे हैं। राइट्स विच आर सॉट बाय सिविल एक्शन एज कॉन्ट्रास्टेड विद क्रिमिनल एक्शन। हर वो राइट जिसमें कि हम क्रिमिनल एक्शन ना लेकर सिविल एक्शन ले रहे हैं वो हमारी सिविल लीगल राइट्स होंगी। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं इसके दूसरे वर्ड पे। देखिए दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है प्रोसीजर। तो क्लियर सी बात है कि जो हम सिविल एक्शन ले रहे हैं उसका हमें कोई प्रोसीजर भी बताना पड़ेगा ना। हम कहां पर जाएंगे, कौन सी कोर्ट में जाएंगे, वहां पर जाकर क्या करेंगे, विटनेसेस को कैसे बुलाएंगे, जो भी उससे रिलेटेड प्रोसीजर है, जो भी मैकेनिज्म है, वो प्रोसीजर शब्द यहां पर दिखाना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सवाल और यहां पर बनता है कि सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटैंटिव लॉ है। तो इसका आंसर है कि सीपीसी इज ए प्रोसीजरल लॉ, जिसको हम एडजेक्टिव लॉ भी बोल देते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस हैज बीन डिकोडेड एंड दिस हैज बीन डिकोडेड। अब हम आते हैं इसके आखिरी शब्द पे, जिसको हम बोल रहे हैं कोड। कि कोड का मतलब क्या है? देखिए, जी देखिए होता क्या है, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट पे देर आर एग्जिस्टिंग लॉज, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब लेजिस्लेचर क्या करते हैं कि यार ये अलग अलग लॉ से ना दिक्कत हो रही है, हम एक काम करते हैं, हम इन सब लॉज को जोड़ देते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना देते हैं। साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि यार लॉ नंबर 3 और लॉ नंबर 4 में ना कुछ अमेंडमेंट्स की भी जरूरत है,
यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स की भी जरूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड भी कर रहे हैं और उनको कॉन्सोलिडेट भी कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सोलिडेशन प्लस अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ है और उससे जो लॉ बनेगा उसको हम बोलते हैं कोड। ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि यार एक्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम एक्ट भी पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो एक्ट और कोड में क्या अंतर है? देखिए, एक्ट में सीन क्या होता है, एक्ट में उस सब्जेक्ट पर एग्जिस्टिंग लॉज नहीं है और लेजिस्लेचर अपना लेजिस्लेटिव विजडम लगाते हुए एक नया लॉ लेकर आ रहा है। न्यू लॉ इज बीन क्रिएटेड। यहां पर क्या था, न्यू लॉ क्रिएट नहीं हो रहा है, लॉ पहले ही क्रिएटेड है, हम उनको सिर्फ कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनको सब जोड़कर हम एक लॉ बना रहे हैं, साथ में अगर अमेंडमेंट की जरूरत है तो वो भी कर रहे हैं। तो जब हम कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ कर रहे हैं, अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ कर रहे हैं, तो दैट इज अ कोड। बट व्हेन वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू लॉ, उसमें कोई लॉ नहीं था लेकिन लेजिस्लेटिव विजडम लगाते हुए हम एक नया लॉ लेके आ रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है, मान लीजिए पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है, लेकिन जो ये लॉ बनाया है उसने, ये मान लीजिए इसके प्रोविजन है, लेकिन इसमें से कुछ प्रोविजन वो एग्जिस्टिंग लॉ के भी ले लेता है। मान लीजिए ये जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड एक एग्जिस्टिंग लॉ था, उससे यहां से एक प्रोविजन उठा लिया, बाकी पूरा लॉ नया बना लिया, तो ये एक्ट कहलाएगा या कोड कहलाएगा? क्योंकि देखिए इन्होंने एग्जिस्टिंग लॉ से भी प्रोविजन लिया है। द आंसर टू दिस इज इट विल बी कॉल्ड एन एक्ट। रीजन, क्योंकि देखा जाए तो मेजॉरिटी तो न्यूली एग्जिस्टिंग लॉ है ना, नया लॉ क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ कुछ उसका माइनर हिस्सा एग्जिस्टिंग लॉ से उठाया गया है। तो मेजरली ये क्या है? मेजरली दिस इज अ न्यू लॉ एंड दिस इज द रीजन इट इज एन एक्ट। अब वहीं पर दूसरे तरीके से देखते हैं हम इसको। मान लीजिए लॉ 1, 2, 3, 4 इनको जोड़ के, इनको कंसोलिडेट करके, इनमें अमेंडमेंट करके दिस लॉ, न्यू लॉ हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, इसके ये प्रोविजंस हैं। लेकिन इस न्यू लॉ में एक प्रोविजन जो है, लास्ट के दो प्रोविजन है, ये न्यू प्रोविजंस बनाए गए, न्यू विच वर नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर हैंड। तो अब इसे कोड बोलेंगे या इसे एक्ट बोलेंगे? तो हमें वही देखना है कि मेजरली क्या किया गया है इसमें। मेजरली हमने जो पुराने लॉ थे उनको कंसोलिडेट किया है, उनमें ही अमेंडमेंट किया है। जो न्यू लॉ जोड़ा है वो बहुत माइनर हिस्सा है, तो इट विल स्टिल बी ए कोड। तो मैं आपको इससे ये बताना चाह रहा था, कोड का मतलब ये नहीं कि उसमें हम नया लॉ जोड़ ही नहीं सकते हैं, नया लॉ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेजर क्या होगा, एग्जिस्टिंग लॉ को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, उस सभी लॉ को जोड़कर एक लॉ बना रहे हैं और उन्हीं लॉज में हम कुछ कुछ अमेंडमेंट भी कर रहे हैं अगर जरूरत है तो। वहीं पर एक्ट बनाते समय हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नया लॉ लेके आ रहे हैं, लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं कि हम एग्जिस्टिंग लॉ से कोई प्रावधान नहीं उठा सकते हैं, लेकिन वो माइनर होगा। ठीक है, तो आई होप दिस डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट इज क्लियर। देखिए, अब मैंने आपको ये बोला भैया सिविल प्रोसीजर कोड, कोड शब्द आ गया सिविल प्रोसीजर कोड में। इसका मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एग्जिस्टिंग लॉज को कंसोलिडेट किया था, उनमें कुछ अमेंडमेंट की थी। इसका मतलब एग्जिस्टिंग लॉ थे ना। अब एग्जिस्टिंग लॉ थे तो भैया हमें एग्जिस्टिंग लॉ देख भी लेने चाहिए। तो अब हम चलते हैं लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ सीपीसी। कब आया, सबसे पहला लॉ कब आया, क्या उसमें अमेंडमेंट हुए, कैसे कैसे क्या कहानी चलती है। देखिए, सबसे पहला जो सीपीसी बना था, सिविल प्रोसीजर को लेके जो लॉ बना था, वो बना था ईयर 1859 में। ईयर 1859 में सबसे पहला लॉ बनता है। उसके बाद अगला लॉ बनता है ईयर 1877 में, जो कि अमेंड किया गया 1878 में। ठीक है जी, उससे बात नहीं बनी। फिर एक और लॉ लेके आया जाता है 1882 में, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसमें देवर 652 सेक्शंस एंड देवर 49 चैप्टर्स। एंड फाइनली 1908 में हमारा प्रेजेंट सीपीसी लेकर आया जाता है, जो कि 1 जनवरी 1909 को फोर्स में लाया गया। द प्रेजेंट सीपीसी दैट वी डील्स विद। ठीक है जी। उसके बाद अपना देश आजाद होता है 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस हमें अपने सीपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें सीपीसी में वो चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन में हो। तो अब हम देख रहे हैं कि 1908 में जब अपना प्रेजेंट सीपीसी आ गया तो उसमें कब कब और कैसे कैसे अमेंडमेंट्स हुई। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 47 में देश आजाद हुआ, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो 1951 में हमने सीपीसी में पहला अमेंडमेंट किया 1908 की सीपीसी में, टू ब्रिंग इट इनटू द लाइन ऑफ द एसेंस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ये ईयर्स याद हो जाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्या होता है भैया, देश आजाद हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग अलग स्टेट्स बनती हैं, उनकी बाउंड्रीज दोबारा से रीऑर्गेनाइज की जाती है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के कारण फिर से लेजिस्लेचर को जरूरत महसूस हुई कि भैया आप सीपीसी में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत एक और अमेंडमेंट किया जाए। इसलिए अगला अमेंडमेंट आता है 1956 में, और इसका रीजन क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम उसके हिसाब से अपना सीपीसी भी अमेंड कर लें। उसके बाद आती हैं रिपोर्ट्स, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स 54, 55 एंड 56। इन लॉ कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर अगला जो मेजर, जो सबसे मेजर, पहला जो मेजर अमेंडमेंट है, सबसे नहीं, पहला जो मेजर अमेंडमेंट है वो आता है 1976 में। उसके बाद कहानी चलती रहती है, लेकिन उसके बाद मेलामथ कमेटी बैठती है, और मेलामथ कमेटी ये देखती है कि यार बहुत ना डिले हो रहा है, कोर्ट के चक्कर प्लेंटिव डिफेंडेंट लगाते रहते हैं, सालों तक फैसला नहीं आता, न्याय लोगों को मिल नहीं रहा है, और अगर हम लोगों को न्याय भी ना दे सकें तो फिर ऐसे लॉ का क्या फायदा। बिकॉज लॉ का असली पर्सपेक्टिव, असली पर्पस क्या है, लोगों को न्याय दिया जाए, लोगों को जस्टिस दिया जाए, और जस्टिस भी समय पर हो। बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपने जस्टिस डिले ही कर दिया, मतलब वो इतने समय के बाद जस्टिस मिला कि आपको उसकी वैल्यू ही नहीं बची अब, तो जस्टिस का क्या करेंगे। तो ये देखा गया मेलामथ कमेटी द्वारा कि भैया बहुत डिले हो रही है प्रोसीडिंग्स में, जिसके कारण जस्टिस मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, और इससे मतलब जो पर्पस हमारा है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मेलामथ कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए, जिसके तहत 1999 में बहुत मेजर अमेंडमेंट्स किए गए सीपीसी में, लेकिन इनको इंप्लीमेंट किया गया 2002 में। इन अमेंडमेंट्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस जजमेंट। इस जजमेंट में जो 99-2000 वाले जो अमेंडमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, उन अमेंडमेंट्स को लेके बहुत डिटेल डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि वो अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, उनका एजेंस क्या है, और ये 3 जज बेंच थी, एंड द जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय जस्टिस वाई के सबरवाल। वाई के सबरवाल साहब ने, जस्टिस ने इस जजमेंट को डिलीवर किया था। इट वाज अ 3 जज बेंच। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। चलिए, आई होप, हाँ, तो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीपीसी के थोड़े से स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सीपीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सीपीसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी, second is the schedule, and third part is your annexures. appendix, not annexures, appendix. देखिए, बॉडी, शेड्यूल और अपेंडिक्स, इन 3 पार्ट्स में हम सीपीसी को डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी में आते हैं सेक्शंस, शेड्यूल में आता है आपके ऑर्डर्स और उनके अंडर आने वाले रूल्स, और अपेंडिक्स में आता है आपके फॉर्मेट्स। देखिए, टोटल सीपीसी में सेक्शन 158 है, और ये कहा जाता है कि दिस इज मोर सब्सटैंटिव एज कंपेयर टू दी ऑर्डर्स, और यहां पर जनरल प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स और पावर्स दी गई हैं। जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं प्रोसीजर और पावर के, और इन्हीं को ज्यादा एलोबरेट कर दिया गया ऑर्डर में, इनको और ज्यादा एलोबरेट ऑर्डर में कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है
कि अगर सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बता रहा है तो उसका और ज्यादा एलेबोरेशन हमें ऑर्डर 4 में मिल जाता है। तो कहां पर एलेबोरेट किया जा रहा है उसको, उस प्रोसेस, उस प्रिंसिपल, उस पावर्स को ऑर्डर्स में एलेबोरेट किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम देखें, अगर हम समन्स की बात करें तो समन्स डील हो रहे हैं सेक्शन 27, 28 और 29 में। तो यहां पर डील हो रहे हैं, यहां पर पावर्स और ये सब प्रोसीजर बताया गया है, लेकिन इसको इलेबोरेट कहां पर किया गया है, ऑर्डर 5 में। इसको और इलेबोरेट करके प्रोसेस को और इलेबोरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 158 sections and this is more substantive part and this gives the idea of the general principles related to power and procedures under CPC, and whereas orders contains the more detailed procedure, मतलब उसको और ज्यादा डिटेल में हम दे रहे हैं। टोटल ऑर्डर्स होते हैं भैया 51, टोटल ऑर्डर्स हैं 51 और उनके अंडर आते हैं रूल्स। इसमें एक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव का एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि सबसे ज्यादा रूल्स कौन से ऑर्डर में है। तो सबसे ज्यादा रूल्स हैं ऑर्डर 21 में, टोटल 106 रूल्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑर्डर 41 में, सॉरी या ऑर्डर 41 में, एंड टोटल 37 रूल्स। और उसके बाद आता है ऑर्डर 5 जिसमें है टोटल 30 रूल्स। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, टोटल कितने रूल्स हैं, लेकिन हमें ये सेकंड थर्ड भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज ये गारंटी नहीं है कि बार बार यही पूछेंगे, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर इज ऑर्डर 41 विद 37 रूल्स, एंड उसके बाद आता है ऑर्डर 5 विद 30 रूल्स। ठीक है जी, दिस इज क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, हमें यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सेक्शन 26 डील करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है ऑर्डर 4। इसी तरीके से मैंने बोला 27, 28 और 29 समन्स की बात करता है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है ऑर्डर 5। तो सवाल यह बनता है कि क्या हर सेक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है या हर ऑर्डर का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है? द आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि हर सेक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर होगा या हर ऑर्डर का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन होगा। उदाहरण के तौर पर ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 इनका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन नहीं है। ऑर्डर 1 किससे डील करता है? पार्टी से। ऑर्डर 2 किससे डील करता है? क्लेम से। तो पार्टीज और क्लेम्स को लेके देयर इज नो सेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं सेक्शन का आपको एग्जांपल दूं जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, सेक्शन 115 विच डील्स विद रिवीजन, रिविजन्स के संबंध में देयर इज नो ऑर्डर इन दी सीपीसी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि मान लीजिए सेक्शंस और ऑर्डर्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सेक्शंस में और ऑर्डर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन सा प्रिवेल करेगा? तो सेक्शन प्रिवेल करेगा। सेक्शन शैल बी गिवन इंपॉर्टेंस। अगर सेक्शन कुछ बोल रहा है, ऑर्डर कुछ बोल रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम किसकी बात माने? हम सेक्शंस की बात मानेंगे, तो सेक्शन विल प्रिवेल। अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, देखिए सीपीसी जो है ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सीपीसी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट भी इसको लेके अमेंड कर सकता है और स्टेट भी कर सकता है। ठीक है, दोनों लेजिस्लेचर्स के पास ये पावर है। पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा भी इसमें चेंजेस कर सकती है। ठीक है, लेकिन हमने हाई कोर्ट को भी पावर दे दी, और हाई कोर्ट को क्या पावर दी कि आप ऑर्डर्स में अमेंडमेंट कर सकते हो, सेक्शंस में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। सेक्शन में कौन कर सकता है? तो पार्लियामेंट करे या लेजिस्लेचर करे, स्टेट लेजिस्लेचर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। लेकिन हमने हाई कोर्ट को पावर दे दी कि आप ऑर्डर्स में अगर आप कोई अमेंडमेंट करना चाहो तो आप ऑर्डर्स में अमेंडमेंट कर सकते हो। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए हर स्टेट की सिचुएशन अलग है, हर स्टेट के सिचुएशंस के कारण उनके प्रोसीजर भी अलग हो सकते हैं। तो हमने उस पर्टिकुलर स्टेट के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को ये पावर दे दी कि अगर आप ऑर्डर्स में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो हम आपको ये पावर देते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में दोबारा बार बार दोहरा रहा हूं, सेक्शंस में अमेंडमेंट नहीं कर सकता। देखिए 3 पार्ट है ना, वी वर डिस्कसिंग दिस, देयर आर 3 पार्ट्स। तो सेक्शंस में अगर अमेंडमेंट करनी है तो कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा। और लेजिस्लेचर में कौन कर सकता है? पार्लियामेंट भी कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है। लेकिन अगर ऑर्डर्स में अमेंडमेंट करनी है तो लेजिस्लेचर के साथ साथ हाई कोर्ट को भी पावर है।
और यहां पर आप एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये डील होता है सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 131 में, जो कि हाई कोर्ट की पावर के बारे में बात कर रहा है कि भैया हाई कोर्ट ऑर्डर्स में अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है जी, तो ये दो पार्ट क्लियर हो गए। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है अपेंडिक्स। इसमें फॉर्मेट्स दिए गए। देखिए जैसे मैंने बोला कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोसीजर की हमने बात की, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार पंजाब में कोई फॉर्मेट यूज किया जा रहा है, केरला में कोई फॉर्मेट यूज किया जा रहा है, तो इस तरीके से तो दिक्कत हो जाएगी। तो सीपीसी में क्या किया गया, सीपीसी में हमने एक अपेंडिक्स क्रिएट कर दिया और उसमें फॉर्मेट दे दिए ताकि पूरे देश में एक ही तरीके का फॉर्मेट चले। जो पंजाब में फॉर्मेट चल रहा है वही केरला में चले, वही तमिलनाडु में चले, वही महाराष्ट्र में चले, हर जगह एक ही फॉर्मेट चले। तो यहां पर हम फॉर्मेट दे रहे हैं। फॉर्मेट से मेरे कहने का मतलब है प्लेंट का क्या फॉर्मेट होगा, रिटन स्टेटमेंट का क्या होगा, कोई एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ऑर्डर उसका क्या होगा। तो हर तरीके के जो भी लिखित कार्रवाई होगी उसका फॉर्मेट हमने अपेंडिक्स में दे दिया है। टोटल 8 से लेकर एच तक इसमें अपेंडिक्स हैं, सॉरी फॉर्मेट्स हैं। 8A से लेकर एच तक अपेंडिक्स में फॉर्मेट्स दिए गए। तो विद दिस हमारा जो इंट्रोडक्शन है सीपीसी का, मेनली सीपीसी में क्या क्या है, सेक्शंस, ऑर्डर्स और ये, वी आर डन विद दैट। हमने लेजिस्लेटिव हिस्ट्री भी देख ली। अब हम चलते हैं सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेशनशिप के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी चलिए आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी के एजेंट्स की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में, उसके कंटेक्स्ट में सीपीसी को देखते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सीपीसी अपनी वैलिडिटी लेता है आर्टिकल 372 से। और सीपी साथ में, अगर हम दूसरी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के पहलू की, तो सीपीसी हैज टू बी इन कंसिस्टेंसी विद आर्टिकल 13(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं दोनों को बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं कि वो वैलिडिटी वहां से ले रहा है, क्योंकि आर्टिकल 372 क्या कहता है। आर्टिकल 372 ये कहता है कि भैया देखिए 1947 में देश आजाद हुआ, तो उससे पहले के भी तो लॉ होंगे ना अपने पास, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 1950 में, तो उससे पहले के भी तो लॉ होंगे ना, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी लॉ बनेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लॉ बनेंगे वो होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ थे उसके बारे में आर्टिकल 372 ये कहता है कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग लॉज होंगे दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। भाई सवाल ये बनता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो पुराने लॉ का क्या करेंगे हम। तो आर्टिकल 372 ये कहता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग लॉज होंगे वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। कब तक? जब तक कि उन्हें अमेंड ना कर दिया जाए, उन्हें अल्टर ना कर दिया जाए, या उन्हें रिपील ना कर दिया जाए। और किसके द्वारा? या तो कोई कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब तक कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर इन एक्ट्स को, जो प्री एग्जिस्टिंग लॉज थे, उनको अमेंड, अल्टर या रिपील नहीं कर रहे हैं, तब तक वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट रहेंगे। लेकिन साथ में कंडीशन लगा दी आर्टिकल 13(1) में। कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन ये लगाई कि भाई अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान से इनकंसिस्टेंट हैं, तो वो जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ था वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और कितना वॉइड हो जाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। उदाहरण के तौर पर ये हमारा प्री एग्जिस्टिंग लॉ है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात कही गई है जो कि इसके खिलाफ, मतलब इसमें एक बात है प्री एग्जिस्टिंग लॉ में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के खिलाफ है, इनकंसिस्टेंसी उनमें। तो अब क्या होगा भैया? वो प्रोविजन जो है वो वॉइड हो जाएगा। सिर्फ वो प्रोविजन वॉइड होगा, पूरा एक्ट वॉइड नहीं होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जितनी इनकंसिस्टेंसी है उतनी ही वॉइडनेस होगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि सीपीसी क्या करता है, सीपीसी अपनी वैलिडिटी लेता है आर्टिकल 372 से, और साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सीपीसी कंसिस्टेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13(1) के अनुसार।
ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी वांटेड टू डिस्कस वाज, हाँ जी, देखिए कोई भी जब लॉ बनता है ना, तो उस लॉ का सोसाइटल जस्टिफिकेशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन होता है। और देखा जाए तो लॉ जब भी बन रहा है ना, तो वो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट किस किस के बीच में कर रहा है? हो सकता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल के, ये इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, इसके बीच में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कर रहा हो, या फिर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल सोसाइटी एक साइड, इनके बीच में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है। लेकिन हर लॉ का एक पर्पज होता है, और वो पर्पज होता है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करने का। तो अगर हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है वो बिटवीन इंडिविजुअल्स, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट तो कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा वो एक और काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटल भूमिका निभा रहा है वो, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या है? देखिए, सीपीसी का प्रोसीजर हम यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम जस्टिस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम डिस्प्यूट को खत्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो डिसीजन लिया है उसे फाइनलिटी दे रहे हैं। और इस फाइनलिटी से क्या हो रहा है? आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं आ रही, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग नहीं हो रही है। देखिए दोबारा समझिए, सीपीसी के तहत जब हम काम कर रहे हैं तो हम जस्टिस कर रहे हैं, डिस्प्यूट को एंड कर रहे हैं। ए और बी के बीच में जो डिस्प्यूट था, सीपीसी के तहत कार्रवाई चली और डिस्प्यूट को हमने एंड कर दिया। डिस्प्यूट को एंड किया, जो हमने डिसीजन दिया वो फाइनल है, फाइनलिटी है उसमें, और इसके कारण इसी मुद्दे को लेकर ए और बी दोबारा से मल्टीपल प्रोसीडिंग नहीं डाल सकते। तो देखिए सीपीसी कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। सीपीसी डिस्प्यूट को खत्म करके सोसाइटी में क्योस को रोक रहा है, क्योंकि अगर डिस्प्यूट बढ़ेंगे लोगों के बीच में, इफ देयर विल बी डिस्प्यूट इन द सोसाइटी और वो रिजॉल्व ही नहीं होंगे, तो सोसाइटी में क्योस बढ़ेगा। यहीं पर एक लीगल मैक्सिम आता है, इंटरेस्ट रिपब्लिका और उसके बाद क्या था इसमें, एक मिनट, लेट मी रिकॉल, यस, उट सिट फिनिस लिटियम, LITIUM, and this is FINIS, इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिस लिटियम, जिसका मतलब है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट आर लिटिगेशन शैल कम टू एन एंड। इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट that the litigation shall come to an end। भैया इसमें स्टेट का ही फायदा है कि जो लिटिगेशन है, जो कानूनी कार्रवाई है, जो डिस्प्यूट है, वो खत्म हो जाए, वो एंड हो जाए। इसलिए सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, सोसाइटी में केओस को रोकता है, लिटिगेशन को कम करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर रहा है। दिस इज द रीजन सीपीसी इज प्लेइंग अ वेरी बिग सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट इज नॉट ओनली बैलेंसिंग द इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये बहुत बड़ी समाज में भूमिका भी सीपीसी निभा रहा है। ठीक है जी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे हमने आर्टिकल 372 की बात करी, आर्टिकल 13(1) की बात करी, चलिए ये तो डायरेक्ट प्रोविजंस की बात हो गई। लेकिन एक चीज और है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो सुप्रीम लॉ है। तो कोई भी अगर लॉ बनेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल क्या है? जस्टिस, इक्विटी, रीजनेबलनेस, फेयरनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो प्रिंसिपल्स और एजेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, यही प्रिंसिपल और एजेंस जो बाकी लॉज देश में बनेंगे उनमें भी ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो इस तरीके से कहा जाए तो सीपीसी में भी ये प्रिंसिपल्स सारे इनकलकेट होने चाहिए।
तो जब भी हम सीपीसी को इंटरप्रेट करेंगे, हम इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि हम जस्टिस को इंपॉर्टेंस दें, हम इक्विटी को इंपॉर्टेंस दें, रीजनेबल, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस, इन सब चीजों को हम इंपॉर्टेंस देते हुए हम सीपीसी को इंटरप्रेट करेंगे। वहीं पर एक चीज, हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सपेक्टिव देखा, अब देखिए सीपीसी क्या दे रहा है हमें, प्रोसीजर दे रहा है ना। अब ऐसे बहुत सारी जगह ना सीपीसी में लिखा होगा कि ये प्रोसीजर जो है वो मैंडेटरी है। मतलब मान लीजिए सीपीसी ने बोला कि एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, लेट्स नेम इट ए, एंड दिस इज अ मैंडेटरी प्रोसीजर। लेकिन उस मैंडेटरी प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करेंगे तो इनजस्टिस होने के चांस है। तो अब क्या किया जाए? अब सीपीसी ने तो कह दिया कि शैल शब्द का उपयोग है कि ऐसा करना ही करना है, लेकिन ऐसा करने से इनजस्टिस हो रहा है। तो अब क्या किया जाए? इनजस्टिस होने दिया जाए? भाई अगर मैंडेटरी या शैल है तो हमें तो मानना पड़ेगा ना, इनजस्टिस हो या ना हो। पहला चॉइस तो अपने पास ये है कि हम ये माने, दूसरी चॉइस ये है कि ना भाई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इसको हम फ्लेक्सिबल कर देते हैं। अब इसका जवाब हम ढूंढते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है प्रोसीजर। ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है आंसर में भी, और सीपीसी में बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है दिस कोट, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। इसका मतलब यह है कि भैया जस्टिस जो है ना वो प्रोसीजर को कंट्रोल करता है। प्रोसीजर जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय जस्टिस एंड इज नॉट दैट द प्रोसीजर इज कंट्रोलिंग द जस्टिस। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जस्टिस है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोई मैंडेटरी प्रोविजन है और उस मैंडेटरी प्रोविजन को फॉलो करने से इनजस्टिस होता है, तो भैया हमें जस्टिस का ध्यान रखना है। हमें जस्टिस करने के लिए उस मैंडेटरी प्रोविजन को भी डायरेक्टिव प्रोविजन मानकर उसको फ्लेक्सिबल करते हुए उसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन करनी है। बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे इज जस्टिस। जस्टिस नहीं चूकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। जस्टिस जरूरी है, प्रोसीजर जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर भी जरूरी है, लेकिन अगर उस प्रोसीजर को रिजिडिटी से फॉलो करने के कारण जस्टिस पे फर्क पड़ रहा है तो हम जस्टिस को इंपॉर्टेंस देंगे और उस प्रोसीजर को रिजिड ना रखते हुए, उसको फ्लेक्सिबल मानते हुए हम उसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन करेंगे, और उसको मैंडेटरी ना मानते हुए हम उसको डायरेक्टिव मान लेंगे कि भैया मैंडेटरी नहीं है, इसमें शैल बेशक इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्योंकि इनजस्टिस होने के चांस है तो हम इसको में पढ़ेंगे और हम उसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप दिस इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट, और तो इसमें कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम एलिमेंट्स ऑफ सूट शुरू करेंगे कि सूट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट सूट के क्या हैं। चलिए, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।